हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील अहमद और आप सुन रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर गुमनाम किस्से। आज मैं एक ऐसे ही गुमनाम किस्सा लेकर आया हूं जिसका टाइटल है मैं 200 बच्चों की माँ, और स्टोरी आइडिया है जॉयश्री बोस का। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। कविता पाठक की किताब मेरी जिंदगी का सफर आज रिलीज होने जा रही थी। ये वो किताब थी जिसमें कविता ने अपनी पूरी जिंदगी को इसके पन्नों में पिरो दिया हो। उसने अपनी इस किताब में छोटी छोटी उन बातों का भी जिक्र किया था जिन्हें जानने के बाद शायद इस किताब के पढ़ने वालों को कविता की कई सारी कमजोरियां भी दिख जाती, लेकिन उसने इन चीजों की परवाह ना करते हुए अपनी जिंदगी से जुड़ी तमाम अहम बातों को इस किताब में शामिल किया था। ज्यादातर लोग अपनी बायोग्राफी में वही सब बातें लिखना पसंद करते हैं जिसे पढ़कर लोग उसकी वाहवाही करें। 16 अक्टूबर 2021 को कविता का रिटायरमेंट था और उसने अपने फेयरवेल के मौके पर अपने सारे स्टूडेंट्स के सामने वो इस किताब को लॉन्च करना चाहती थी। स्कूल ऑडिटोरियम स्टूडेंट से खचाखच भरा हुआ था। सभी स्टूडेंट्स कविता को बहुत प्यार करते थे। कविता की रिटायरमेंट से स्टूडेंट्स में एक मायूसी तारी थी। स्टेज में कविता के साथ स्कूल के प्रिंसिपल, मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन, सेक्रेटरी और कई टीचर्स बैठे थे। सबसे पहले प्रिंसिपल मिसेस कल्याणी भौमिक को कविता के बारे में कुछ कहने के लिए कहा गया। मिसेस कल्याणी कविता की कोलीग भी रह चुकी हैं और अब तो अच्छी दोस्त भी है। मिसेस कल्याणी ने माइक को संभालते हुए कहा, मुझे अच्छी तरह से वो दिन याद है जब कविता इस स्कूल में इंटरव्यू देने आई थी। दुबली पोतली से एक लड़की, चेहरे से घबराई हुई, लेकिन इंटरव्यू के वक्त कविता मैडम की क्या कहने। कविता मैडम की नॉलेज को देखकर पूरे कमेटी मेंबर्स इम्प्रेस हो गए थे। दुबली पतली सी एक लड़की और चेहरे से घबराई हुई सुनते ही कविता अपने पुराने दिनों में खो जाती है, जहां उसकी सास हमेशा उसे उसके दुबले होने पर ताने दिया करती थी। 18 जनवरी 1985 को जब कविता शादी करके अपनी ससुराल पहुंची, कितनी घबराई हुई थी। रस्म के मुताबिक कविता को कमरे में बैठा दिया गया और अड़ोस पड़ोस की औरतें कविता को देखने आ रही थीं। उसके ठीक बगल वाला कमरा कविता की सास का था, जहां कुछ औरतें कविता को देखने के बाद आपस में बातें कर रही थीं। ये संजय की माँ, लड़की का चेहरा तो ठीक ठाक है मगर थोड़ा दुबली लग रही है। रिश्ता करते वक्त ठीक से लड़की को नहीं देखा था क्या? और उन लोगों की बातें कविता के कानों में भी पहुंच रही थी। अरे क्या बताऊं कम्मो बुआ, जब आदमी की अक्ल मारी जाती है ना, तब आंखों में पट्टी चढ़ जाती। अब क्या बोलूं? उसकी सास ने कहा, अरे हमारी नानी बोला करती थी, जो लड़की शरीर से कमजोर हो ना, वो हमेशा लड़की ही जन्म देती है। तुम देख लेना, तुम्हारे घर बेटी ही जन्मेगी। ये क्या बोल रही हो कम्मो बुआ? शादी के दिन इस तरह मत बोलो। मेरे संजय का तो लल्ला ही होगा, तुम देख लेना। और मैं तुम्हारे घर शुद्ध घी की मोतीचूर के लड्डू लेके आऊंगी। कविता एक पढ़ी लिखी लड़की थी। वो अपनी जिंदगी और लड़कियों की तरह सिर्फ माँ बनने या घर के कामकाज में खुद को झोंकना नहीं चाहती थी, लेकिन पहले ही दिन इन लोगों की इस तरह की बातें सुनकर वो घबरा गई। लेकिन वो करती भी क्या? उसके लिए ये जानना जरूरी था कि इसके बारे में संजय क्या सोचता है। कुछ दिन यूं ही गुजरे। आखिर एक दिन कविता ने मौका देखकर संजय से पूछ ही लिया, संजय एक बात पूछूं? क्या? तुम बुरा तो नहीं मानोगे? कविता ने आहिस्ते से कहा, ऐसी क्या बात है जो तुम पूछने में इतना झिझक रही हो? नहीं, बात तो ऐसी कुछ खास नहीं है, लेकिन
फिर भी। अरे यार, पूछना है तो पूछो, नहीं तो ये फालतू का नाटक मत करो, मुझे ऑफिस का कुछ काम भी करना है, संजय ने गुस्से से कहा। नहीं, कुछ नहीं। क्या नाटक है यार तुम लोगों का भी। और ये कहते हुए संजय दूसरे कमरे में चला जाता है। कविता के मुंह से दबे लफ्ज में निकल ही जाता है कि तुम्हें लड़का चाहिए या कि लड़की। लेकिन कविता को अच्छी तरह से मालूम था कि उसकी सास अपने पोते की आने की दुआ कर रही है। शायद संजय की भी यही ख्वाहिश हो। दिन यूं ही गुजर रहे थे। कविता को भी वही सब कुछ करना पड़ रहा था जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने केमिस्ट्री में मास्टर्स किया था। पढ़ना पढ़ाना उसे बहुत पसंद था, लेकिन शादी के बाद ये सब कुछ कहीं खो गया था। यही वजह थी कि कविता शादी ही करना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने माँ बाप के सामने उसे मजबूरन शादी के लिए हाँ करना पड़ा। रिश्ते के वक्त तो कविता की होने वाली सास ने बहुत बढ़ चढ़कर ये यकीन दिलाया था कि कविता अपनी मर्जी से जितना पढ़ना चाहे पढ़ सकती है। उन लोगों को उसकी आला तालीम हासिल करने से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन शादी के बाद उन लोगों का रवैया बिल्कुल बदल गया था। कविता को ऐसा लगने लगा जैसे उसे सिर्फ घर के कामकाज और दूसरी जिम्मेदारियों के बोझ को उठाने के लिए इस घर में लाया गया है। 25 मार्च 1987 को वो हुआ जिसका खदशा उसे हमेशा सताए रहता था। कम्मो बुआ अपने हाथों में मिठाई का डब्बा लिए कविता के घर आती है। कविता की सास बाहर चारपाई में बैठी सब्जियां काट रही थी। क्या कम्मो बुआ, आज यहाँ कैसे आना हुआ? एक खुशखबरी है संजय की माँ। खुशखबरी? क्या खुशखबरी है? कविता की सास ने हैरानी से पूछा। कम्मो बुआ ने मिठाई का डब्बा आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम तो शुद्ध घी के मोतीचूर के लड्डू नहीं लाई, मगर मेरे बबलू के घर चांद सा बेटा हुआ है। कम्मो बुआ की कही हुई हर बात कविता की सास के दिल को जैसे चीर रही हो। जब तक कम्मो बुआ घर में रही, उसकी सास कम्मो बुआ की बातों को सुनी अनसुनी करती रही। कविता को शायद आने वाले तूफान का अंदाजा हो रहा था। कम्मो बुआ के घर से जाने के बाद ही उसकी सास ने ताना कसना शुरू कर दिया। ए भगवान, तूने खुशी भी दी तो अधूरी। मैं तो कब से अपने दिल ही दिल में पोते की चाहत लिए बैठी हूँ, लेकिन ये लड़की पोता तो छोड़ो, इस लड़की ने मेरे आंगन को सूना रखने की कसम खा रखी है। सारा दिन सिर्फ किताब और किताब, उसमें ही डूबी रहती है। हम लोगों से ही गलती हो गई जो इतनी पढ़ी लिखी लड़की के पल्लू से अपने बेटे को बांध दिया। और उसकी सास ना जाने कितनी देर तक कविता को कोसती रही। कुछ देर के बाद कविता से भी रहा ना गया और वो अपने कमरे से बाहर आई और अपने सास से कहा, किस बात के लिए आप मुझे इतना बुरा भला कह रही हैं? क्या गलती है मेरी? मैं खुद इस घर में शादी करके फंस गई हूँ। पूरा का पूरा घर एक जैसा है। इत्तेफाक से उसी वक्त संजय घर में दाखिल होता है और वो सिर्फ ये सुन पाता है, पूरा का पूरा घर एक जैसा है। उसने कविता को पहले इस तरह किसी को जवाब देते हुए नहीं सुना था। संजय को कविता का ये रूप देखकर हैरानी भी हुई और उसे गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पूरे परिवार को बुरा भला कहने की। संजय सख्त लहजे में कविता से पूछता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? पूछिए अपनी माता श्री से, जिन्हें मुझे घर की बहू बनाकर पछतावा हो रहा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? संजय ने वैसे ही सख्त लहजे में कहा। कविता की सास ने कहा, हाँ हाँ, मैं तो हूं डायन जो सारा दिन तुझे कोसती रहती हूं। संजय चिल्लाते हुए कहता है, कोई मुझे बतलाएगा कि हुआ क्या है? अरे कुछ नहीं बेटा, कम्मो वो अपने पोते की खुशखबरी लेकर आई थी और मटक मटक के मेरे पोते के बारे में पूछ रही थी। क्या मैं नहीं समझती कि वो मुझे चिढ़ाने के लिए आई थी? तो
इतनी जरा सी बात के लिए तुम दोनों ने पूरा घर को उठा लिया। संजय अपनी मां की तरफ देखते हुए कहता है। कविता ने पीछे से फौरन ऊंची आवाज में कहा, और इसके बाद ही से मुझे कोसे जा रही हैं। क्यों कोसना है तो अपने बेटे को भी कोसो, मैं अकेले क्यों सुनूं ये सब कुछ। कविता तुम चुप रहो, मैं मां से बात कर रहा हूं ना। और संजय ने उंगली के इशारे से कविता को खामोश रहने के लिए कहा। बताओ भला, 2 साल होने को आए हैं और ये घर बच्चे की खुशी से अब तक महरूम है। अब मुझे क्या पता था कि तेरी शादी मैं बांझ से करवा रही हूं। अब कोसू ना तो आरती उतारूं उसकी। कविता की सास ने तनतनाते हुए कहा। अम्मा मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूं, तुम परेशान मत हो। मैं कविता को कोई अच्छे से डॉक्टर को कल ही दिखला दूंगा। अरे कोई भी डॉक्टर के पास ले जा, ये कभी मां नहीं बन सकती, उसकी सास ने कविता की तरफ देखते हुए कहा। संजय की मुंह से यह सुनना था कि कविता भड़क उठी और उसने पलटकर संजय से कहा, क्यों मुझे क्यों डॉक्टर के पास ले जाएंगे? कमी आप में भी तो हो सकती है, आप खुद को कोई डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? ये सुनना था कि संजय अपने आपे से बाहर हो गया और एक जोरदार थप्पड़ कविता के गाल पर जड़ दिया। वो थप्पड़ नहीं था, बल्कि संजय की अना का सबूत था। कविता को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके आत्मसम्मान को कुचल डाला हो। बचपन से लेकर आज तक उसके माँ बाप ने भी इस तरह से कभी उस पर हाथ नहीं उठाया था। दाएं होंठ के किनारे से खून नीचे की तरफ रस रहा था। कविता के चेहरे पर संजय के हाथों का हल्का सा निशान भी देखा जा सकता था। कुछ देर के लिए उसका दिमाग सुन्न हो गया था, जैसे सोचने समझने की ताकत खत्म हो गई हो। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि जिंदगी में जितनी भी तकलीफ उठानी पड़े, लेकिन वो इस घर में और नहीं रहेगी। वो अपने रुपट्टे के किनारे से खून को बेख्तियारी तौर पर साफ करने लगी तो उसके बगल में बैठी शिखा मुखर्जी ने उसे कहा, तुम्हारा होंठ में तो कुछ भी नहीं लगा है, क्या साफ कर रहा है? कविता एक झटके में माजी से पलट आई और हैरानी से अपने आसपास देखने लगी। कविता देखती है तो करीब करीब सारे कोलीग्स उसके बारे में बोल चुके हैं। एक स्टूडेंट पोडियम में खड़ा कविता के बारे में कहते कहते उसके मुंह से माँ शब्द निकल गया। आज कविता मैडम के जाने से ऐसा लग रहा है जैसे इस स्कूल से हम लोगों की माँ जा रही है, और उस स्टूडेंट की इस बात से ऐसा लगता था जैसे ये माँ वाली बात ने सबों के दिलों को छू लिया हो। और ऑडिटोरियम में जोरदार ताली गूंज उठी। आखिर में कविता मैडम को पोडियम में बुलाया गया। उसने सिर्फ इस जुमले से अपनी बात खत्म की कि माँ सिर्फ वही नहीं होती है जो जन्म देती है, एक टीचर भी माँ ही होती है जो अपने स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए खुद को कुर्बान कर देती है। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 200 बच्चों की माँ हूँ। और एक बार फिर तालियों की आवाज ऑडिटोरियम में गूंज उठी। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।